हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 8, सब्जेक्ट रहेगा साइंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। इस वीडियो में हम इसको हिंदी मीडियम में डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट पेपर को, और साथ ही साथ अगली वीडियो में हम इंग्लिश मीडियम में भी डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। टाइम अलाउड रहेगा 2.5 घंटे एंड मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 60। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सामान्य निर्देश दिए गए हैं। तो इसमें जो है सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे। आपको प्रश्न पत्र में 3 खंड देखने को मिलेंगे, क ख ग। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, फिर लघु और दीर्घ उत्तरीय, और उसके बाद आपको योग्यता आधारित प्रश्न देखने को मिलेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। खंड क दिया गया है। तो प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड एंड क्षय रोग जो है किसके कारण होते हैं? तो टाइफाइड और क्षय रोग जीवाणु के कारण होते हैं। डैश एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला तेलीय द्रव है। तो यह आ जाएगा पेट्रोलियम जो है वो एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला तेलीय द्रव है। थर्ड क्वेश्चन है, टैडपोल का वयस्क मेंढक में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो टैडपोल का वयस्क मेंढक में परिवर्तन कायांतरण कहलाता है। नेक्स्ट है, ध्वनि जो है डैश में संचारित नहीं हो सकती। तो ध्वनि निर्वात, निर्वात यानी जहां पर एयर भी नहीं है, हवा भी नहीं है, ऐसे एरिया में ध्वनि संचरित नहीं हो सकती, क्योंकि ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। आपने पढ़ा है कि ठोस, द्रव और गैस में से ध्वनि संचरित हो सकती है, ठोस में ज़्यादा, द्रव में कम और वायु में सबसे कम। फिफ्थ है, कोक का इस्तेमाल स्टील को बनाने में होता है। तो ये सही है या गलत है? तो ये सही है। नेक्स्ट देखिए, मानव कर्ण जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि की आवृत्ति की ध्वनियों को सुन सकता है। सही है या गलत है? तो ये बिल्कुल सही है। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। नेक्स्ट देखिए, खरीफ फसलों के 2 उदाहरण कौन से रहेंगे? तो खरीफ फसल जो है धान और मक्का। सही है या गलत है? तो बिल्कुल सही है। धान और मक्का दोनों ही खरीफ फसल है जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं। नेक्स्ट है, मिट्टी की संरचना को सुधारने में खाद सहायक होते हैं। सही है, गलत? तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक विद्यार्थी नीचे दिए गए चित्र के अनुसार एक परिपथ तैयार करता है, किंतु उस परिपथ में लगा बल्ब नहीं जलता। परिपथ को देखकर बल्ब न जलने का कारण बताइए। तो इसमें देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर जो यहाँ पे सेल जुड़े हुए हैं वो सही ढंग से नहीं जुड़े हुए हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा, सेल सही ढंग से नहीं जुड़े हैं। तो ये जुड़ने कैसे चाहिए थे? देखिए, इस तरफ भी प्लस है, बड़ी लाइन किसकी होती है? पॉजिटिव की। छोटी किसकी होती है? नेगेटिव की। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, जो कि गलत है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ होना चाहिए था। ये प्लस का हो गया, और यहाँ से देखिए ये इस तरह से 3 सेल है ना, तो ये जुड़ गया ऐसे, ये चला जाता और ये इसके साथ ऐसे जुड़ना चाहिए था। ये जो है इसका एग्जैक्ट यहाँ पे इस तरह से जुड़ा होना चाहिए था, तब ये बल्ब जो है क्या करता? ग्लो करता। तो यह आंसर हो जाएगा, सेल से सही ढंग से जुड़े नहीं हैं। नेक्स्ट देखिए, विद्युत धारा के किस प्रभाव के द्वारा विद्युत बल्ब दीप्त होता है? तो विद्युत धारा के जो है ऊष्मीय प्रभाव के कारण विद्युत बल्ब दीप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो किसी भी सतह से प्रकाश का टकराकर वापस लौटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। 2 अंडप्रजक जंतुओं के नाम आपको लिखने हैं। तो अंडप्रजक जंतु कौन से हैं? मुर्गी, गौरैया और मछली। ये जो है क्या है? अंडप्रजक जंतु हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, दाब को परिभाषित कीजिए। दाब क्या होती है? तो वो आपको परिभाषित करना है। तो आंसर देखिए यहाँ से करेंगे, किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा बच्चों? दाब कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, खंड ख, सूर्य, जल एवं वायु को ऊर्जा के अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्यों कहा जाता है? तो सूर्य, जल और वायु को ऊर्जा के अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्यों कहते हैं? तो यहाँ से आंसर करेंगे, ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, यानी ये न खत्म होने वाले, न समाप्त होने वाले संसाधन हैं, और मानवीय गतिविधियों से समाप्त नहीं होंगे, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है। ठीक है, इसीलिए इन्हें इसी प्रकार कहा जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ध्वनि की कौन सी 2 विशेषताएं ध्वनि की प्रबलता और तारत्वता को निर्भर करती हैं? तो ध्वनि की प्रबलता और तारत्व को निर्धारित कौन सी 2 विशेषताएं करती हैं? तो ध्वनि की जो तीव्रता है, ध्वनि की यानी प्रबलता, वो आयाम से निर्धारित होती है। आयाम क्या है? कुछ इस तरह से जो है आपको ने किया होगा, ये क्या कहलाती है? ये दूरी आयाम कहलाती है।
ध्वनि की पिच जो है वो ध्वनि की आवृत्ति से निर्धारित होती है। पिच यानी जो तारत्व है, ठीक है, तो वो ध्वनि की किससे निर्धारित होगी? ध्वनि की जो है आवृत्ति से। आवृत्ति का मतलब क्या है कि 1 सेकंड में कितने दोलन होते हैं, 1 सेकंड में हुए दोलनों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, एक विद्युत कर्मी जब भी विद्युत के उपकरणों की मरम्मत करता है तो रबड़ के दस्ताने और रबड़ की चप्पलें पहनता है। क्यों? क्योंकि रबड़ क्या होती है बच्चे? विद्युत की कुचालक होती है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा? करंट लग जाएगा। तो आंसर ऐसे लिखेंगे, क्योंकि रबड़ के दस्ताने और रबड़ की चप्पलें कुचालक होती हैं, इसलिए इलेक्ट्रीशियन को बिजली के झटके का खतरा नहीं रहता है, और यही कारण है कि वो रबड़ की चीजें डालता है। नेक्स्ट देखिए, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में अंतर बताइए। बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन क्या होता है? बाहरी निषेचन निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है, जैसे मछली है, मेंढक है, इनमें होता है। आंतरिक निषेचन क्या है? निषेचन मादा के शरीर के भीतर होता है, जैसे गाय, भैंस, मानव आदि। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, अथवा में है, अमीबा में द्विखंडन के चित्र के अमीबा में द्विखंडन को चित्र के द्वारा दर्शाइए। तो अमीबा में आपको चित्र के द्वारा द्विखंडन दिखाना है, तो यहाँ से आप इसको करेंगे। अमीबा में द्विखंडन देखिए, ये जो है क्या है? अमीबा है, इसके अंदर सबसे पहले जो केंद्रक है वो डिवाइड होगा। ये क्या है? केंद्रक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे विभाजित केंद्रक। क्या लिख देंगे? डिवाइडिंग न्यूक्लियस की जगह आप लिख देंगे विभाजित केंद्रक। केंद्रक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, तो इस तरह से ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद जो इसका यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और धीरे धीरे इस तरह से 2 पुत्री जो अमीबा हैं यानी डॉटर अमीबा हैं वो बन जाएंगे। क्लियर है? तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीबा में द्विखंडन विधि को स्पष्ट कीजिए। तो ये भी आप कर लीजिए, हालांकि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है, लेकिन क्वेश्चन आपके सिलेबस से भी है। तो अमीबा में द्विखंडन विधि को स्पष्ट करना है। तो अमीबा द्विविभाजन द्वारा प्रजनन करता है। इसमें पहले इसका केंद्रक 2 भागों में विभाजित होता है, और फिर शरीर 2 भागों में बंट जाता है। प्रत्येक भाग को एक केंद्रक प्राप्त होता है, और इस प्रकार एक मूल अमीबा से 2 पुत्र अमीबा बनते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मानव मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। इसके अंदर ये देखिए, ये क्या है? ये अंडवाहिनी है, जिसको हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये क्या है? नीचे अंडाशय है, ये गर्भाशय हो जाएगा, ये ग्रीवा हो जाएगा, और नीचे योनि हो जाएगा। तो ये चित्र आपको बनाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु पर बल लगाने पर होने वाले 2 परिवर्तन लिखिए। तो अगर किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं? उसके आकार में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, और गति में परिवर्तन हो सकता है। तो ये आंसर आप लिख देंगे, आकार में परिवर्तन या गति में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अथवा में दिया गया है, संपर्क में रखी हुई किन्हीं 2 वस्तु के बीच किस प्रकार का बल लगता है? इस बल के द्वारा वस्तु की स्थिति में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं? तो संपर्क में रखी हुई किन्हीं भी 2 वस्तुओं के बीच जो कौन सा बल लगता है? संपर्क बल लगता है, ठीक है। तो उससे जो है उसके आकार में या गति में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पेट्रोलियम के किन्हीं 3 घटकों के नाम और उनके उपयोग लिख ले हैं। तो पेट्रोलियम के 3 घटक कौन कौन से हैं? एलपीजी है, जो कि घरों और उद्योगों के लिए ईंधन का काम करती है। कैरोसिन है, तो स्टोव, लैंप और जेट विमान के लिए ईंधन। पैराफिन वैक्स है, तो जो है पैराफिन वैक्स किसके लिए प्रयोग की जाती है? मलहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियाँ किन्हें कहती हैं? इनकी आवृत्ति भी बताइए। तो श्रव्य और अश्रव्य ध्वनियाँ देखिए, श्रव्य ध्वनि कैसे कौन सी होती हैं? जिनको हम सुन सकते हैं। तो वह ध्वनि जिसे हम सुन सकते हैं वह श्रव्य कहलाती है, और जो नहीं सुन सकते वह अश्रव्य है। श्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती हैं, और अश्रव्य ध्वनियाँ 20 हर्ट्ज से कम या 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट देखिए, अथवा में दिया गया है, शोर कई मानसिक व्याधियों का कारक है। क्या शोर को नियंत्रित किया जा सकता है? कोई 3 उपाय बताइए। तो बिल्कुल जो है शोर को नियंत्रित किया जा सकता है। हाँ, शोर को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए विमान इंजनों, परिवहन वाहनों में ध्वनि रोधक उपकरण लगाए जाने चाहिए, पेड़ लगाए जाने चाहिए, हॉर्न का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। तो ये चीज़ें आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, मानव नेत्र का चित्र बनाइए और उन्हें के किन्हीं 4 भागों को आपको क्या करना है? नामांकित करना है।
तो इस तरह से आप जो आँख है उसका चित्र बनाएंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले ये क्या है, ये जो है ये क्या है, ये लेंस है। इसके दोनों तरफ क्या होती हैं, पक्षमावी पेशियां हैं। उसके बाद ये बाहर की तरफ ये क्या है, ये परितारिका होती हैं। और ये बीच का जो स्पेस है ये क्या है, पुतली है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, स्वच्छमंडल कहलाता है। उसके अलावा ये क्या है, दृष्टिपटल है, जहाँ पर जो रेटिना है इसके ऊपर इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है। ये काचाव द्रव्य है और इसको दृक् तंत्रिका बोलते हैं, जो कि जहाँ जो कि मस्तिष्क से जाके मिल जाती हैं। तो इस तरह से आप इस चित्र को अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र की संरचना का वर्णन कीजिए। तो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है। तो मानव नेत्र गोलाकार होता है। इसकी पारदर्शी भाग को क्या कहा जाता है, कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे एक गहरी मांसपेशीय संरचना होती है जिसे आइरिस कहा जाता है। आइरिस के बीच एक छोटा छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली का आकार आइरिस द्वारा नियंत्रित होता है। नेत्र लेंस जो है रेटिना पर क्या बनाता है, छवियां बनाता है, यानी प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन है, असंपर्क बल किसे कहते हैं। किन्हीं दो असंपर्क बल के उदाहरण आपको देने हैं। तो असंपर्क बल कौन सा होता है बच्चे, असंपर्क बल वह बल जो किसी वस्तु पर बिना संपर्क में आए लगाया जाता है या कार्य करता है। जैसे कि चुंबकीय बल, चुंबक द्वारा लोहे या अन्य चुंबक पर लगाए जाने वाला बल क्या कहलाता है, चुंबकीय बल। जिसमें चुंबक जो है लोहे के संपर्क में नहीं आती, उससे पहले ही बल लग जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी द्वारा किसी भी पक्षी आदि पर दूरी से लगाया जाने वाला बल क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यानी जैसे कि आपको पता है कि अगर हम कोई चीज़ गिराते हैं तो वो जमीन की तरफ ही जाती है, क्योंकि उसके ऊपर जो अर्थ है वो बल लगा रही है। ठीक है, तो ये जो बल कहलाता है ये क्या कहलाता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, कंधे पर लटकाने वाले थैलों में बारीक पट्टी की बजाय चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है। तो ये आपको बताना है। तो बारीक पट्टी की बजाय चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है। तो देखिए आंसर क्या रहेगा, स्कूल बैग चौड़े पट्टे के साथ दिए जाते हैं ताकि कंधों पर संपर्क क्षेत्र बढ़ जाए और दबाव कम हो जाए। मैं आपको यहाँ पे समझा दूं, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रेशर जो है, अगर एरिया ज़्यादा है, क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर कम लगेगा। क्लियर। तो अगर चौड़ी पट्टी है तो क्या होगा, उसका एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ने से प्रेशर जो है वो कंधों पर क्या लगेगा, कम लगेगा, और इसीलिए दबाव कम हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, घर्षण बल की दिशा क्या होती है। घर्षण बल कब लगता है, कोई भी वस्तु जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हो आगे की तरफ, तो घर्षण बल किस तरफ लगेगा, उल्टी तरफ लगेगा, विपरीत दिशा में। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, हमेशा गति के विपरीत जो है क्या लगता है, घर्षण बल लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है आपको, खंड ग मिलान करना है। तो स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से करना है। तो इसमें देखिए मादा एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज जो है ये क्या है, मादा एनाफ्लीज मलेरिया परजीवी का वाहक है। क्लियर, मलेरिया परजीवी का क्या है, ये वाहक है। उसके बाद मादा एडीज क्या है, तो मादा एडीज जो है वो डेंगू बीमारी फैलाती है, तो ई इसका आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद यीस्ट क्या है, यीस्ट जो है ब्रेड बनाने में यूज़ होती है, बेकिंग में। लैक्टोबैसिलस क्या है, दही जमने में हेल्प करता है, तो ए हो जाएगा। राइजोबियम क्या है, राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हेल्प करता है। विषाणु क्या है, जो एड्स है वो विषाणु के कारण होता है, तो ये इसके सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। रवि अपनी ग्रीष्मकालीन अवकाश में अपने दादाजी के पास गांव गया। वह रोज सुबह अपने दादाजी को, जो कि एक किसान है, खेत पर जाते हुए देखता था। एक दिन वहां पर रवि को कुछ अलग अलग प्रकार के औजार दिखाई दिए, जिनमें से वह कुछ को पहचानता था। इसने अपने दादाजी से उन औजारों के बारे में पूछा, तो उसके दादाजी ने बताया कि ये सब कृषि कार्य में काम आते हैं। परंपरागत औजार के साथ साथ वह तकनीक में औजार के प्रयोग में लाए जाते हैं। तो यहाँ से हम क्वेश्चंस करेंगे। अच्छी उपज की बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार कौन से हैं। तो ये कौन से हो जाएंगे, कुदाली भी होता है, कल्टीवेटर भी, हल भी, तो उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। बुआई का कार्य करने के लिए उपयोग किए जाने वाला औजार है, तो इसमें कल्टीवेटर, हल, सीड ड्रिल या इनमें से कोई नहीं, तो आंसर क्या रहेगा, सीड ड्रिल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, खेत की जुताई के लिए प्रयोग किए जाने वाला औजार कौन सा है। तो खेत की जुताई जो करते हैं वो किससे करते हैं, हल से करते हैं।
सिंचाई की आधुनिक विधि कौन सी है? तो सिंचाई की आधुनिक विधि ड्रिप तंत्र, चेन पंप, मोट ढेकली। तो देखिए ये चेन पंप, मोट ढेकली ये आधुनिक नहीं है, ये परंपरागत विधियां हैं। ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो सिंचाई की आधुनिक विधि कौन सी है? ड्रिप तंत्र या जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है वो जो है आधुनिक विधि है। अगला क्वेश्चन है विद्युत घटकों के प्रतीक की सहायता से, इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ से आप एक बार पढ़ लेंगे। विद्युत धारा का बंद मार्ग क्या कहलाता है? तो विद्युत धारा का बंद मार्ग जो है वो परिपथ कहलाता है। जब परिपथ पूर्ण होगा तो बल्ब जो है उसका क्या रहेगा? तो जब परिपथ पूर्ण होगा तो बल्ब वो क्या करेगा? दीप्त करेगा। सिंचाई स्विच जो है एक युक्ति है जो विद्युत परिपथ को पूर्ण करती है जब वह डैश स्थिति में होता है। तो देखिए स्विच जो है जब ऑन होता है तभी तो वो विद्युत परिपथ को पूर्ण करेगा। तो स्विच किस स्थिति में होना चाहिए? स्विच जो है वो ऑन की स्थिति में होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अथवा में दिया गया है एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का स्रोत होता है। तो एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का जो स्रोत है वो कौन सा होता है? ए रहेगा बैटरी। ठीक है, बैटरी विद्युत धारा का स्रोत होता है जो कि करंट पास करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है मानव नेत्र प्रकृति द्वारा दिया गया अनुपम उपहार है जो संसार को देखने में को हमारी मदद करते हैं। प्रकाश जो श्वेत दिखता है कई रंगों का मिश्रण है जो इंद्रधनुष के रूप में प्राकृतिक घटना के रूप में दिखाई देता है। मानव नेत्र में स्थित परितारिका और पुतली नेत्रों में आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने में सहायक है। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश जो है वो क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। नेक्स्ट है नेत्र में स्थित परितारिका डैश का नियंत्रण करती है। तो नेत्र में जो परितारिका है वो किसका नियंत्रण करती है? वो पुतली को कंट्रोल करती है। और पुतली का काम क्या है? प्रकाश की मात्रा को संतुलित करना। तो इसीलिए नेत्र में स्थित परितारिका प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करती है। ठीक है, उसके बाद श्वेत प्रकाश डैश रंगों का मिश्रण है। सफेद जो प्रकाश है वो कितने रंगों का मिश्रण होता है? वो 7 रंगों का मिक्सचर है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन श्वेत प्रकाश का भाग नहीं है? तो निम्न में कौन सा जो है श्वेत प्रकाश का भाग नहीं होगा? तो आप देखिए, आप श्वेत 7 रंगों को कैसे याद करते हो? आप 7 रंगों को विबग्योर के नाम से याद करते हो। किस नाम से करते हो? GYOR। तो इसमें अगर हम लाल देखें तो ये हो जाएगा, बैंगनी देखें तो वायलेट हो जाएगा, हरा देखें तो ग्रीन हो जाएगा। लेकिन ब्लैक जो है इसमें नहीं है, ये ब्लू है। ठीक है, तो ये देखिए ब्लैक नहीं है तो काला जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अथवा में हमारा नेत्र किसी वस्तु को तब तक नहीं देख पाता जब तक कि हम इससे टकरा कर प्रकाश की किरण हमारे नेत्रों तक नहीं पहुंचती। किसी भी चीज़ को हमें देखने के लिए जो भी कोई वस्तु होती है उसके ऊपर प्रकाश होना ज़रूरी होता है। प्रकाश जो हमें किसी वस्तु को देखने के योग्य बनाता है या तो वस्तु द्वारा उत्सर्जित होता है या वस्तु से टकरा कर आता है। प्रकाश सभी प्रकार के सतह से परावर्तित होता है और जब प्रकाश किसी वस्तु से परावर्तित होता है तो क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें डैश के योग्य बनाता है। तो जो है हमें देखने के योग्य बनाता है। हम किसी वस्तु को तब देख पाते हैं जब डैश किरण परावर्तन के पश्चात हमारे नेत्रों में पहुंचती है। तो जब परावर्तित किरण जो है परावर्तन के पश्चात हमारे नेत्रों में पहुंचती है तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं वे डैश वस्तुएं कहलाती हैं। तो जो वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं वो दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अथवा है आपतन कोण होता है किसके बराबर? परावर्तन कोण के बराबर। सो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप बच्चों सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर जो भी DOE की तरफ से दिए गए हैं सभी कुछ आपको इस चैनल पर मिलेगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको दिया गया है, उसमें जाकर आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर सकते हो। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।